मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह। उत्साह एक ऐसी कविता है जो आह्वान गीत के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने बादलों के माध्यम से आह्वान किया है कि जिस प्रकार बादल बारिश करके जो पीड़ित लोग होते हैं, प्यासे लोग होते हैं, उनका दुख दूर कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्रांति का आह्वान भी किया गया है। बादल एक तरफ विनाशकारी रूप धारण कर सकते हैं, मूसलाधार बारिश करके सब कुछ पानी में बहा सकते हैं। दूसरी तरफ बादल नया जीवन देने वाले होते हैं, सभी के मन को शांति देने वाले होते हैं, गर्मी से तपती हुई धरा पर शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। आज हम इसी कविता को पढ़ने वाले हैं। कविता को पढ़ने से पहले आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। वैसे तो कक्षा 10वीं में जो आपकी परीक्षाएं होती है उसमें जीवन परिचय नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको अपनी जानकारी के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, 11वीं कक्षा में जाएंगे, 12वीं कक्षा में जाएंगे, तो वहाँ पर आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपसे कविता का सरलार्थ और व्याख्या करवाई जाएगी। वहाँ से आपका पठित पद्यांश आ सकता है और अभ्यास के प्रश्नोत्तर आ सकते हैं। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। निराला जी जब 3 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। विवाह के पश्चात असमय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। तो अपनों की मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। निराला जी ने व्यक्तिगत जीवन में तो दुख झेले ही, साथ ही साहित्यिक जीवन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत यानी लगातार। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। यानी कि उन्होंने गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी की। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला जी का संपूर्ण जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। वो लगातार विरोध का सामना करते रहे, लेकिन अपनी कलम को कभी भी उन्होंने रुकने नहीं दिया। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। यानी कि वो क्रांतिकारी थे, विरोधी प्रवृत्ति के थे और इसी कारण से उन्होंने नई नई कविताएं लिखी, नई नई रचनाएं लिखी। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। इससे पहले किसी कवि ने इतना खुलकर मुक्त छंद में कविताएं नहीं लिखी थी। इसी कारण से हिंदी साहित्य जगत में इनको विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इनकी रचनाओं को अपना लिया गया, उनको सराहा गया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। निराला जी से संबंधित अगर और ज़्यादा जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इनसे संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उनके जीवन और साहित्यिक परिचय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं अपनी कविता उत्साह की। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। बादलों के माध्यम से यहाँ पर क्रांति का, नए जीवन का आह्वान किया गया है। निराला जी की 2 कविताएं हम पढ़ेंगे जो लघु कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता है उत्साह, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरी कविता हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करके लिखा गया है। बादल निराला का प्रिय विषय है।
बादल से संबंधित उन्होंने और भी अनेक कविताएं लिखी हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला होता है। जब गर्मी से लोग परेशान होते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं, तो बादल एक नई आशा का संचार करते हैं। बादल जो बारिश करते हैं तो जो तपते और प्यासे पीड़ित लोग हैं उनकी जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। यहाँ पर बादल के दो रूप दिखाए गए हैं। बादल अगर बहुत तेज से बारिश करता है, मूसलाधार बारिश करता है, तूफान ला देता है, तो ये विध्वंसकारी हो जाता है। लेकिन जब तूफान थम जाता है तो नए जीवन का विकास होता है, नए अंकुर धरा से फूट पड़ते हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। जिस प्रकार बादल नई चेतना, नई क्रांति का प्रतीक है, उसी प्रकार जो कवि है, कवि की जो कल्पना है, कवि की जो रचना है, वो भी नए जीवन का संचार करता है, नए उत्साह का संचार करता है। दूसरी कविता अट नहीं रही है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कविता का सार हमने अभी अभी देखा। उत्साह एक आह्वान गीत है। जिस प्रकार तपती हुई धरा के ऊपर बादल अपनी बारिश से, अपने शीतल जल से नए जीवन का संचार करता है, वैसे ही हिंदी साहित्य में जो सामाजिक परिवर्तन की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक कवि के अंदर भी इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी दुखी इंसान के मन में उत्साह का संचार कर सकता है, अपनी रचनाओं से एक नई क्रांति ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है। कवि बादलों से गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल ऐसे लगते हैं जैसे किसी अबोध बालक की कल्पना के समान है, क्योंकि बालक की जो कल्पना होती है वो इतनी विस्तृत होती है, इतनी विशाल होती है, हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। बालक कुछ भी सोच सकता है। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं। साथ ही बादलों के अंदर बिजली यानी वज्रपात की शक्ति छिपी हुई होती है। वो विनाशकारी भी होते हैं और दूसरी तरफ नया जीवन देने वाले भी होते हैं। बादलों के भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी होती है। आपने देखा है जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, मूसलाधार बारिश होती है तो बीच बीच में बिजली कड़कती है और कहीं कहीं पर बिजली गिर भी जाती है। बादलों के अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी होती है। कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे बरसकर पूरी जो तपती हुई गर्मी है उसको शीतलता प्रदान करें। आइए पढ़ते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। कविता में हमने देखा निराला जी बादलों का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं कि गरज गरज के, बरस बरस के जो तपती हुई धरती है, लोग जो परेशान हैं गर्मी से, उनको शीतलता प्रदान कर दो। बादल गरजो, हे बादल आओ और गरजो। घेर घेर घोर गगन, पूरे आसमान को, गगन यानी आसमान को चारों तरफ से घेर कर। धाराधर ओ, धाराधर यहाँ पर बादल का पर्यायवाची शब्द है। धारा को धारण करने वाले यानी कि मूसलाधार बारिश करने वाले, यहाँ पर बादल, बादल के लिए शब्द प्रयोग किया गया है धाराधर। धाराधर ओ, हे बादल चारों तरफ से आसमान को घेर कर घनघोर बारिश करो। यानी कि जब आसमान में बादल छाते हैं, काले काले बादल छाते हैं तो पूरा अंधेरा छा जाता है, पूरे आसमान पर बादल छा जाते हैं। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, ललित ललित सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बालों के समान। तो यहाँ पर बादल की तुलना काले घुंघराले सुंदर बालों के समान की गई है। देखिए कवि की कल्पना को, कितनी सुंदर कल्पना करते हैं। जब आसमान में इस तरह से बादल आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी के सुंदर काले घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना, बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है बहुत ही विशाल होती है। बच्चा कुछ भी सोच सकता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बाल कल्पना कैसे पाले, और ये जो बादल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बालक की जो कल्पना होती है उसके समान इनको पाला गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर उपमा अलंकार की छटा आप देख सकते हैं। बालक की कल्पना की तुलना यहाँ पर बादलों के समान की गई है। विद्युत छवि उर में, उर होता है हृदय या मन, विद्युत छवि, विद्युत यानी बिजली, बिजली की छवि अपने मन में लेकर कवि नवजीवन वाले,
कवि यहाँ पर कहते हैं नया जीवन का संचार करने वाले हैं बादल। बादल और कवि दोनों की यहाँ पर एक तरह से कल्पना की गई है। बहुत ही विस्तृत और व्यापक अर्थ है यहाँ पर निराला जी का। जिस प्रकार बादल नई क्रांति का प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार जो कवि होता है वो भी नई रचना का प्रतीक होता है। नई रचना के माध्यम से वो समाज में क्रांति ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। विद्युत छवि उर में, यानी बादलों के उर में, हृदय में विद्युत की सुंदर छवि विद्यमान होती है। वज्र छिपा हुआ है, वज्रपात करने की शक्ति उनमें होती है, विध्वंस करने की शक्ति उनमें होती है। नूतन कविता, और साथ में नूतन यानी नई कविता रचने की भी शक्ति होती है। तो एक तरफ यहाँ बादल की तुलना की गई है और दूसरी तरफ साथ साथ यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कवि है वो नई कविता के माध्यम से नई क्रांति का संचार कर सकता है। फिर से भर दो बादल गरजो, कि बादल गरज गरज कर तुम इतनी बारिश करो कि पूरी पृथ्वी जो धरा है वो गर्मी से तप रही है, उसको तुम शीतलता प्रदान कर दो, नई क्रांति का संचार करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब बेचैन, परेशान। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, परेशान। विषु के निदाग के सकल जन, विषु के निदाग, निदाग यानी गर्मी, के सकल, सकल यानी सभी, जन यानी व्यक्ति, कि गर्मी से इस पूरे विश्व में सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो बेचैन हैं, परेशान हैं, अनमने हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम किस दिशा से आए हो? अज्ञात दिशा से आए हो, चारों तरफ से कहाँ से आ रहे हो पता ही नहीं चल रहा है, अनंत तक फैले हुए हो आसमान में। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा, धरती तप रही है, गर्मी से तप रही है। जल से फिर शीतल कर दो, हे बादल गरज गरज कर, बरस बरस कर अपने पानी से शीतलता प्रदान करो। सभी व्यक्ति जो परेशान हैं, गर्मी से बेचैन हैं, उनको शीतलता प्रदान करो। इस प्रकार से निराला जी बादलों के माध्यम से आह्वान गीत गा रहे हैं, क्रांति का संचार करने की बात कर रहे हैं, और साथ में जो कवि है, कवि अपनी कल्पना से, अपनी रचना से नई क्रांति का, नए बदलाव का सामर्थ्य रखते हैं। किसी के भी मन में जो बेचैन है, परेशान है, अपनी कविता से नए उत्साह का संचार कर सकते हैं। बादल भी नव जीवन देने वाले होते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इस अनंत सीमाहीन आसमान से किस दिशा से बादल आ रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा। पूरा आसमान बादलों से छाया हुआ है। काले काले घुंघराले बादलों की तुलना यहाँ पर काले काले सुंदर घुंघराले बालों के समान की गई है, और साथ में बादलों में वज्रपात करने की शक्ति छुपी हुई है। यानी कि एक तरफ तो वो नया जीवन देने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ विनाशकारी भी है, विध्वंस करने वाले भी। निराला जी ने कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। धाराधर तत्सम शब्द है। साथ ही उन्होंने अलंकार की सुंदर योजना की है। घेर घेर घोर गगन, ललित ललित, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद बादल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर उपमा अलंकार है। घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बड़ी ही सुंदर भाषा में, बड़ी ही अच्छी भाषा में उन्होंने हमारे सामने ये लघु कविता प्रस्तुत की है, जिसको पढ़कर हमारे मन में एक नए उत्साह का संचार हो जाता है, एक नई क्रांति का संचार हो जाता है। आशा करती हूँ कविता आपको अच्छी लगी होगी, साथ में समझ भी आई होगी। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में दूसरी कविता हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है, जिसमें उन्होंने फागुन मास की सुंदरता का बड़े ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। साथ ही वीडियो के अंत में एक सवाल है आपसे, धाराधर शब्द का अर्थ बताइए। आपके सवालों के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।